नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं आज की हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज का हॉरर पॉडकास्ट एक बस ड्राइवर की है जिनका नाम मूलचंद है। तो चलिए अब यह कहानी मूलचंद के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोगों के पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर जरूर भेजे। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मूलचंद है और मैं एक प्राइवेट बस ड्राइवर हूं। मुझे बस चलाते हुए 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इन 20 सालों में मैंने हर तरह के रास्तों पर गाड़ी चलाई है। लेकिन आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वह मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल वह घटना मेरे साथ उस वक्त हुई थी जब मैं बस ड्राइविंग का काम किया करता था। उस वक्त हम दोनों को ही इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन हम दोनों के साथ एक ऐसी डरावनी घटना होगी जिसके बारे में हम लोगों ने कभी हमारे सपने में भी नहीं सोचा था। वह घटना इतनी डरावनी थी कि हम लोग आज भी जब उस घटना को याद करते हैं तो डर के मारे हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है। जब वह घटना हमारे साथ हुई थी उस वक्त हम दोनों एक ऐसी स्थिति में थे कि अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन अब इन सब चीजों को छोड़कर मैं आपको सीधा उस घटना पर लेकर आता हूं। उस दिन मेरे साथ हमेशा की तरह मेरा खलासी प्रमोद था, जो काफी ईमानदार और होशियार था। हम रोज लखनऊ से नागपुर खेड़ा के लिए बस लेकर निकलते और फिर वापस लौटते। यह सफर मेरे लिए रोजमर्रा की बात थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। सुबह जब मैंने बस निकाली तो मुझे महसूस हुआ कि इंजन में कुछ गड़बड़ है। कई दिनों से मैं इसे नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन अब लगा कि इसे ठीक करवा लेना चाहिए। जब हम शहर पहुंचे तो मैंने प्रमोद से कहा, प्रमोद आज बस की मरम्मत करवा लेते हैं, वरना बीच रास्ते में कोई दिक्कत हो गई तो परेशानी बढ़ जाएगी। प्रमोद थोड़ा चिंतित होकर बोला, उस्ताद इससे बहुत देर हो जाएगी, फिर हमें नागपुर खेड़ा पहुंचने में रात हो सकती है। मैंने उसे समझाया, देर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बीच रास्ते में बस खराब हो गई तो और बड़ी मुश्किल होगी। हम बस को एक मशहूर मैकेनिक के पास ले गए। वहां पहले से ही कई गाड़ियां लाइन में लगी हुई थीं। प्रमोद ने बेचैनी से कहा, उस्ताद लगता है आज बहुत देर लग जाएगी। मैंने उसे तसल्ली दी, कोई बात नहीं प्रमोद, काम जरूरी है, वरना आगे और परेशानी हो सकती है। करीब 2 घंटे बाद बस ठीक हो गई और हम वापस उसी जगह पहुंचे जहां से हमें सवारियों को लेकर नागपुर खेड़ा जाना था। लेकिन वहां पहुंचे तो हमें एक भी सवारी नहीं दिखी। प्रमोद ने इधर उधर देखा और कहा, उस्ताद शायद सवारियां किसी और गाड़ी में चली गईं, अब इतनी रात में यहां कोई नहीं मिलेगा। मैंने भी गौर किया कि बस स्टैंड पर बिल्कुल सन्नाटा था। तभी प्रमोद ने कहा, उस्ताद अब रात हो गई है, क्यों ना हम यहीं रुक जाएं और सुबह निकलें। काश उस दिन मैंने उसकी बात मान ली होती, लेकिन मैंने प्रमोद से कहा, नहीं प्रमोद, हमें आज ही निकलना होगा, बस को मंजिल तक पहुंचाना है, डरने की जरूरत नहीं है, हम रोज इसी रास्ते पर चलते हैं। प्रमोद मेरी बात मान गया और हम दोनों बस में बैठकर नागपुर खेड़ा की ओर निकल पड़े। हम बस को हाईवे पर दौड़ाने लगे। रात होने के कारण सड़कें सुनसान थीं और सिर्फ बस की हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। कुछ देर बाद हमने देखा कि सड़क किनारे 2 आदमी खड़े थे जो लिफ्ट मांग रहे थे। मैंने प्रमोद से पूछा, क्या करें? प्रमोद बोला, उस्ताद अभी रात ज्यादा नहीं हुई, बैठा लेते हैं, कम से कम हमारी बस में और लोग भी होंगे। मैंने बस रोकी और वे दोनों पीछे की सीटों पर बैठ गए। अब रात और गहराने लगी थी। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। बस की हेडलाइट्स के अलावा दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। रास्ते के दोनों ओर घना जंगल था जो अब और भी डरावना लगने लगा था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हमने सड़क किनारे 3 और लोग खड़े देखे, एक आदमी, एक औरत और एक छोटी बच्ची। वे भी हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। प्रमोद थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था और बोला, उस्ताद ये लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने भी गौर से देखा, उनकी हालत अजीब थी। औरत ने घूंघट डाल रखा था, आदमी बिल्कुल सीधा खड़ा था और छोटी बच्ची अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। प्रमोद ने उनसे पूछा, आपको कहाँ जाना है? वो आदमी बोला, आगे गांव तक जाना है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, बच्ची को ठंड लग रही है, जल्दी घर पहुंचना है। उनकी हालत देखकर मुझे दया आ गई
और मैंने बस में चढ़ने दिया। वे तीनों चुपचाप बस के आखिरी सीटों पर जाकर बैठ गए। बस फिर अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वे बस में बैठे, बस के अंदर अजीब सी ठंड बढ़ने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने बस के अंदर बर्फ डाल दी हो। प्रमोद ने अपनी जैकेट कसकर बंद कर ली। तभी अचानक बस की लाइटें टिमटिमाने लगीं और बस को जोर जोर झटके लगने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बस को पीछे धक्का दे रहा हो। फिर अचानक बस बीच सड़क पर रुक गई। हेडलाइट्स भी बंद हो गईं और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। अब बस के अंदर अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा बहुत डरावना था। प्रमोद डर कर बोला, उस्ताद, ये सब क्या हो रहा है? मैंने बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस नहीं चली। तभी उन्हीं दो सवारियों में एक आदमी बस से नीचे उतर आया और बोला, मैं मदद कर सकता हूं, मैं मैकेनिक हूं। उसने इंजन चेक किया और मुझसे कहा, अब बस स्टार्ट करके देखो। मैंने दोबारा बस स्टार्ट की। इस बार बस स्टार्ट हो गई। मैंने चैन की सांस ली और उसे शुक्रिया कहा। लेकिन तब तक हमें यह पता नहीं था कि हमारी बस में कौन बैठा था। थोड़ी देर बाद प्रमोद टिकट काटने के लिए बस के अंदर गया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, वो वहीं जम गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बुरी तरह कांपने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ प्रमोद? वो हकलाते हुए बोला, उस्ताद, वो तीनों इंसान नहीं हैं। मैंने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन तभी हमारे साथ केबिन में बैठा दूसरा आदमी भी कांपते हुए बोला, आपका खलासी सही कह रहा है, वो लोग इंसान नहीं, कुछ और ही हैं। अब मेरा भी दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रमोद ने डर से कांपते हुए कहा, उस्ताद, वो आदमी और औरत अब भयानक शक्ल में बदल चुके हैं, और वो बच्ची, उसने उस आदमी की गर्दन काट दी जो हमारे साथ बस में चढ़ा था। हमारे पीछे किसी के पैरों की आवाज आने लगी। वो तीनों अब हमारी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, वो वहीं जम गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बुरी तरह कांपने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ प्रमोद? वो हकलाते हुए बोला, उस्ताद, वो तीनों इंसान नहीं हैं। मैंने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन तभी हमारे साथ केबिन में बैठा दूसरा आदमी भी कांपते हुए बोला, आपका खलासी सही कह रहा है, वो लोग इंसान नहीं, कुछ और ही हैं। अब मेरा भी दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रमोद ने डर से कांपते हुए कहा, उस्ताद, वो आदमी और औरत अब भयानक शक्ल में बदल चुके हैं, और वो बच्ची, उसने उस आदमी की गर्दन काट दी जो हमारे साथ बस में चढ़ा था। हमारे पीछे से किसी के पैरों की आवाज आने लगी। वो तीनों अब हमारी तरफ बढ़ रहे थे। बस के अंदर माहौल पूरी तरह बदल चुका था। प्रमोद अब भी बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखें बस के पिछले हिस्से पर जमी हुई थीं। मैंने गुस्से में उससे पूछा, क्या बकवास कर रहा है प्रमोद? कौन इंसान नहीं है? प्रमोद ने कांपते हुए अपनी उंगली धीरे धीरे बस के पिछले हिस्से की ओर उठा दी। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया, और जैसे ही मेरी नजर पीछे गई, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। बस की आखिरी सीटों पर बैठे तीनों लोग अब पहले जैसे नहीं दिख रहे थे। उनकी आकृतियां बदल चुकी थीं, चेहरे पर मानो किसी ने तेजाब डाल दिया हो। और सबसे खौफनाक बात, वो बच्ची जिसने मासूमियत से मेरा हाथ पकड़कर बस में चढ़ने की इजाजत मांगी थी, अब अपने नुकीले दांतों से उस आदमी की गर्दन चबा रही थी जो हमारे साथ बस में चढ़ा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से ही बुदबुदाया। प्रमोद ने डर के मारे मेरी शर्ट पकड़ ली। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, उस्ताद, मैंने आपसे कहा था ना, ये इंसान नहीं है। अब मुझे समझ में आया कि बस में बैठते ही क्यों अचानक ठंड बढ़ गई थी, क्यों माहौल अचानक अजीब हो गया था। मैंने धीरे से अपनी सीट के पास पड़े गियर को कसकर पकड़ लिया, और दिमाग में बस यही सवाल चल रहा था कि अब क्या करूं। तभी बस के अंदर से एक अजीब सी गुर्राने की आवाज आई। वो आदमी जिसे वो औरत और बच्ची नोच नोच कर खा रहे थे, अब बिल्कुल निढाल हो चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं थी। उसके शरीर से खून टपक रहा था, और बस की सीटें लाल हो चुकी थीं। तभी वो औरत धीरे धीरे खड़ी हुई और अपना घूंघट उतार दिया। हाय राम! प्रमोद के मुंह से निकला, और वो एकदम सहम कर पीछे हट गया। मैं भी एक पल के लिए सुन्न हो गया। उस औरत का चेहरा वो इंसान का चेहरा नहीं था। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे, होंठ फटे हुए थे, और उनमें से खून टपक रहा था। उसका शरीर अजीब तरीके से मरोड़ खा रहा था, जैसे कोई हड्डियां चटका रहा हो। उसने धीरे धीरे अपनी लंबी उंगलियां फैलाईं, जिनके नाखून कई इंच लंबे और नुकीले थे।
अब तक मैंने जितनी भी डरावनी कहानियां सुनी थी, वो सब मेरे सामने हकीकत बनकर खड़ी थी। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस शुरुआत थी। प्रमोद की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। मैंने गुस्से और डर के मिले जुले भाव से उसकी ओर देखा, लेकिन मेरी खुद की हालत भी कोई बेहतर नहीं थी। बस की पिछली सीटों पर बैठे तीनों लोग अब सामान्य नहीं थे। वो औरत जिसने अभी अभी अपना घूंघट हटाया था, अब बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। उसके होंठ कटे फटे थे और उन पर सूखा खून जमा हुआ था। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था, जैसे उसकी हड्डियां गलत दिशा में जुड़ी हों। उस्ताद, अब क्या करें? प्रमोद की आवाज कांप रही थी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और बस को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने चाबी घुमाई, बस ने जोर से झटका दिया और इंजन पूरी तरह बंद हो गया। हम यहां से निकल नहीं सकते, मेरे मुंह से धीरे से निकला। पीछे से अचानक किसी के हंसने की आवाज आई। वो हंसी इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे किसी के गले से सूखी टूटी फूटी आवाजें निकल रही हों। प्रमोद पूरी तरह से मेरी बाजू पकड़ चुका था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उस्ताद, वो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। मैंने धीरे से पीछे देखा। वो आदमी जो पहले सामान्य दिख रहा था, अब उसका चेहरा झुलसा हुआ लग रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और होंठों से खून टपक रहा था। वो अब धीरे धीरे अपनी सीट से उठने लगा, लेकिन उठने का तरीका इंसानों जैसा नहीं था। वो ऐसे उठा जैसे किसी कठपुतली को धागे से खींचा जा रहा हो। उसके जोड़ों से अजीब सी टिक टिक की आवाजें आ रही थीं, जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हों। हमें कुछ करना होगा, मैंने घबरा कर कहा, लेकिन मेरे हाथ पैर जैसे जाम हो चुके थे। प्रमोद ने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन तभी बच्ची, जो अब तक अपनी मां के बगल में बैठी थी, अचानक से जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी तीखी थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। प्रमोद दर्द से अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गया। उस्ताद, ये सब क्या हो रहा है? मैंने घबराकर बस का हॉर्न दबाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। बस अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। हेडलाइट्स भी बुझ गई थीं। बाहर अंधेरा और घना हो चुका था। अचानक वो औरत, जो अब पूरी तरह से एक भयावह छाया में बदल चुकी थी, हवा में ऊपर उठने लगी। उसका सिर धीरे धीरे उल्टा घूम रहा था। उसकी हड्डियों के छटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उस्ताद, ये हमें मार देंगे। प्रमोद अब पूरी तरह फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन मुझे पता था कि रोने से कुछ नहीं होगा। तभी पीछे से वही आदमी आगे बढ़ा और जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी जीभ अब इंसानों जैसी नहीं थी, लंबी, काली और फटी हुई थी। उसके दांत किसी जानवर जैसे नुकीले हो चुके थे। अचानक वो पूरी रफ्तार से हमारी तरफ दौड़ पड़ा। भागो प्रमोद! मैंने पूरी ताकत से प्रमोद का हाथ खींचा और केबिन का दरवाजा खोला। हम दोनों धक्का देकर बाहर कूद गए। बाहर की ठंडी हवा हमारे शरीर से टकराई, लेकिन अब हम सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि अब बस के अंदर से कई और आकृतियां निकलने लगी थीं। वो लोग अब इंसान नहीं थे। उनकी चाल, उनकी आंखें, उनका हर हाव भाव किसी दूसरी ही दुनिया का लग रहा था। उस्ताद, अब क्या करें? प्रमोद ने कांपते हुए पूछा। मैंने दूर देखा। सामने जंगल की ओर हल्की रोशनी थी, शायद कोई गांव या कोई ढाबा। भागो प्रमोद, बस उस रोशनी तक पहुंचना है। मैंने उसे खींचते हुए दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे से फिर वही दहाड़ आई। अब वे सभी हमारे पीछे दौड़ पड़े थे। उनकी दौड़ने की आवाज किसी घोड़े की टापों जैसी थी, लेकिन वो इंसान नहीं थे। मेरे पैरों की ताकत अब जवाब देने लगी थी, लेकिन अगर मैं रुका तो मौत तय थी। उस्ताद, वो पास आ रहे हैं, प्रमोद हांफते हुए बोला। मैंने बिना पीछे देखे भागना जारी रखा, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने पीछे देखा तो हम वहीं खत्म हो जाएंगे। हम दोनों अंधेरे में पूरी ताकत से भाग रहे थे। पीछे से वो भयानक चीखें अब और करीब आती जा रही थीं। उनके पैरों की आवाजें सड़क पर गूंज रही थीं, जैसे कई लोग एक साथ दौड़ रहे हों। लेकिन उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। उनकी दौड़ने की आवाज किसी घोड़े की टापों जैसी थी, लेकिन वे घोड़े नहीं थे। प्रमोद अब हांफने लगा था। उस्ताद, मेरी टांगें जवाब दे रही हैं। मैंने उसकी बाजू कसकर पकड़ ली। बस थोड़ा और प्रमोद, रोशनी तक पहुंच जाएंगे। हमारे सामने जंगल के किनारे पर हल्की रोशनी दिख रही थी, जैसे कोई जलता हुआ दिया हो। मैंने उम्मीद से उसकी तरफ देखा, लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार चीख आई। रुको!
उस आवाज में इतनी शक्ति थी कि प्रमोद के कदम लड़खड़ा गए। मैं भी कुछ सेकंड के लिए सुन्न हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा को जकड़ लिया हो। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। भागो प्रमोद! मैंने उसे झकझोरा और फिर से दौड़ने लगा। लेकिन अब मेरे पैरों में भी भारीपन आ रहा था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम गीली मिट्टी में फंस रहे हों। अचानक प्रमोद गिर पड़ा। उस्ताद, मेरा पैर! कोई चीज मुझे पकड़ रही है। मैंने झुककर देखा। अंधेरे में जमीन से दो सफेद हड्डियों जैसी उंगलियां निकली हुई थीं, जो प्रमोद की टांग को जकड़ रही थीं। प्रमोद तड़प रहा था। मैंने बिना सोचे समझे उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। लेकिन वो हाथ अब और ऊपर उठने लगा था। अब सिर्फ उंगलियां नहीं थीं, बल्कि जमीन से पूरा एक कंकाल जैसा शरीर बाहर आ रहा था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे गड्ढे थे। उसके खुले हुए जबड़े से मिट्टी गिर रही थी। उस्ताद, ये क्या है? प्रमोद की आवाज डर से कांप रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। तभी मेरे दिमाग में एक ही चीज आई। मैंने जमीन पर पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और उस हाथ पर पूरी ताकत से मारा। जैसे ही पत्थर उस हाथ पर पड़ा, वो झटके से जमीन के अंदर चला गया। प्रमोद को खींचते हुए मैंने फिर से दौड़ना शुरू किया। हमें उस रोशनी तक पहुंचना होगा। प्रमोद अब भी लड़खड़ा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बचने की उम्मीद। हम दोनों तेजी से दौड़ रहे थे। पीछे से वो चीखें अब और तेज हो रही थीं। अचानक हमारे सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ आ गया। उसके पीछे वो रोशनी जल रही थी। उस्ताद, ये जगह सही तो है ना? प्रमोद ने हाँफते हुए कहा। मैं कुछ कहता, इससे पहले ही पेड़ के नीचे से एक भारी आवाज आई। तुम्हें देर हो गई। हमारी सांसें रुक गईं। पेड़ के नीचे एक काला साया बैठा हुआ था। उसकी पीठ हमारी ओर थी। उसके सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसकी परछाई लंबी होकर हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई परछाई ही ना हो। प्रमोद ने धीरे से कहा, उस्ताद, ये कौन है? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। बाबा, हमें बचा लो। वो साया धीरे धीरे हमारी ओर मुड़ा। उसकी आंखें बंद थीं, उसकी लंबी दाढ़ी थी और पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि तांत्रिक था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सफेद थीं, बिना पुतलियों के। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम मौत के रास्ते पर आ चुके हो। मेरी रूह कांप गई। मैंने हकलाते हुए कहा, बाबा, हमें बचाइए, वो हमारे पीछे हैं। तांत्रिक ने धीरे से दिए की लौ को देखा और फिर बोला, अगर इस आग को पार कर लोगे तो बच जाओगे, लेकिन अगर रुके तो हमेशा के लिए रह जाओगे। प्रमोद मेरी ओर देखने लगा। उस्ताद, मैंने बिना सोचे समझे उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी पेड़ के पीछे से एक लंबी पतली आकृति निकली। उसकी हड्डियां दिख रही थीं, उसकी आंखें जल रही थीं, वो हमें घूर रही थी। अब तुम बच नहीं सकते। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। हवा अचानक तेज हो गई। दिए की लौ बड़ी हो गई और फिर तांत्रिक ने जमीन से राख उठाई और हमारी ओर फेंकी। जैसे ही वो राख हम पर पड़ी, पूरी जगह रोशनी से भर गई। मेरी आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया गईं और फिर एकदम सन्नाटा। जब मैंने आंखें खोली तो हम दोनों सड़क के किनारे पड़े थे। सुबह की हल्की धूप सड़क पर पड़ रही थी, लेकिन मेरे शरीर में अब भी रात की ठंडक जमी हुई थी। प्रमोद मेरे पास खड़ा हाँफ रहा था। उसकी हालत मुझसे भी ज्यादा खराब लग रही थी। हमारी नजरें बस की पिछली सीट पर टिकी थीं। वहां कोई बैठा था, घूंघट से ढका चेहरा, जिसने बस में चढ़ने से पहले मुझसे लिफ्ट मांगी थी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? हमने अपनी आंखों से देखा था कि बस जंगल में गायब हो गई थी। मैं एक पल के लिए अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। प्रमोद ने कांपती आवाज में कहा, उस्ताद, ये बस यहां कैसे आई? मैंने धीरे से कदम बढ़ाए और बस के पास पहुंचा। उसकी खिड़कियां धूल से ढकी हुई थीं, जैसे ये सालों से बंद पड़ी हो। लेकिन पिछली सीट पर बैठा वो घूंघट वाला चेहरा अब भी वैसा ही था, बिल्कुल निश्चल। मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की से अंदर झांका। बस का पूरा इंटीरियर वैसा ही था, सीटें वैसी ही, स्टीयरिंग वैसा ही, लेकिन अंदर से एक अजीब सी सड़ांध आ रही थी। प्रमोद मेरे पीछे खड़ा था। उस्ताद, अंदर मत जाना। लेकिन मुझे जवाब चाहिए था। मैंने धीरे से बस का दरवाजा खोला। वो एक झटके में चीखता हुआ खुल गया, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती बंद कर रखा हो। मैं अंदर घुसा।
हर कदम पर मेरे जूतों से धूल उड़ रही थी, जैसे ये बस बरसों से चली ही ना हो। मेरी नजरें बस की पिछली सीट पर थीं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। घूंघट के अंदर से कुछ झांक रहा था। कौन है वहां? मैंने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बस के अंदर अजीब सी खामोशी थी। मैंने एक और कदम बढ़ाया। अब मैं बस 2 सीट दूर था। मेरे दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, अगर बस यहां है तो वो लोग कहां गए? प्रमोद अब तक बस के बाहर खड़ा था। वो जोर से चिल्लाया, उस्ताद, बाहर आ जाओ। लेकिन मैं अब बहुत करीब आ चुका था। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से घूंघट हटाया, और जो मैंने देखा, मेरी चीख निकल गई। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक जलती हुई खोपड़ी रखी थी। उसकी आंखों के गड्ढों से धुआं निकल रहा था। और तभी बस के अंदर जोर से दरवाजा बंद हो गया। पूरी बस में अंधेरा छा गया। सीटों के पीछे से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कई लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे हों। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो चुका था। अब पीछे से किसी के पैरों की आहट आने लगी, जैसे कोई सीटों के ऊपर ऊपर चल रहा हो। मैंने कांपते हुए खिड़की से बाहर झांका। प्रमोद अब भी बाहर खड़ा था। उसने मुझे बस के अंदर बंद देख लिया था। उस्ताद, अंदर क्या हो रहा है? लेकिन मैं अब बोल नहीं पा रहा था। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी एक ठंडा हाथ मेरे कंधे पर आकर टिका। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया और झटके से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन मेरी पीठ पर हाथ के काले निशान पड़ चुके थे। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम फिर वापस आ गए? ये वही औरत थी जो घूंघट में थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। बस अब हिलने लगी थी। सीटें अपने आप हिल रही थीं। खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थीं। और तभी पिछली सीटों से किसी के हंसने की आवाज आई। मैंने कांपते हुए पीछे देखा। वहां 3 परछाइयां बैठी थीं, जिनके चेहरे अब भी नहीं दिख रहे थे। अब तुम बच नहीं सकते। बाहर खड़ा प्रमोद अब तक पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह बस का दरवाजा खोले। उसने पत्थर उठाकर खिड़की पर मारा, लेकिन खिड़की टूटी नहीं, बल्कि उस पर किसी का चेहरा उभर आया। एक झुलसा हुआ, बिना आंखों वाला चेहरा। प्रमोद चीखता हुआ पीछे हट गया। बस अब पूरी तरह हिल रही थी, जैसे कोई उसे जमीन से उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा और हॉर्न दबाया। जैसे ही हॉर्न बजा, पूरी बस थम गई। दरवाजा झटके से खुल गया। मैं बिना समय गंवाए बाहर कूद पड़ा। प्रमोद ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन अब बस की हेडलाइट जल चुकी थी। वो तीनों आकृतियां अब भी सीटों पर बैठी थीं, मुझे घूर रही थीं। अचानक एक जोरदार आवाज आई, तुम फिर बच गए, लेकिन हमेशा नहीं। और बस के चारों टायर अपने आप जमीन में धंसने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरी बस मिट्टी में समा चुकी थी। बस के गायब होते ही पूरा माहौल शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। प्रमोद हांफते हुए बोला, उस्ताद, अब क्या करें? मैंने बिना कुछ बोले दूर सड़क की ओर देखा, जहां से हमें कोई आता हुआ दिख रहा था। कोई जो हमें देख रहा था और हमारे बारे में सब जानता था। हम दोनों सड़क के किनारे हांफते हुए खड़े थे। बस मिट्टी में समा चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। दूर से कोई हमारी ओर आता दिख रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन अजीब थी, जैसे वो हमें पहले से जानता हो। प्रमोद ने धीरे से कहा, उस्ताद, ये कौन है? मैंने नजरें टिका दी। जैसे जैसे वो पास आ रहा था, उसकी शक्ल साफ होने लगी। लंबी जटाएं, चेहरे पर भभूत, हाथ में एक त्रिशूल और गले में कई हड्डियों की मालाएं। ये कोई आम इंसान नहीं था, वो तांत्रिक था। उसने पास आकर हमें घूरा और धीमे से कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। उसकी आवाज भारी थी, जैसे किसी गहरी गुफा से आ रही हो। प्रमोद ने कांपते हुए कहा, बाबा, हमारी बस। वो तांत्रिक ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। जो गया वो लौटकर नहीं आता, पर तुम अब भी यहां हो, इसका मतलब तुम मरे नहीं हो, लेकिन मौत तुम्हारे पीछे है। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबा, ये सब क्या था? वो लोग कौन थे? तांत्रिक ने मुझे घूरा। उसकी सफेद आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो हर चीज देख सकता हो। उसने जमीन पर एक लकीर खींची और हमसे कहा, अगर इस लकीर को पार कर लिया तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगर रुके तो तुम्हारी आत्मा भी उसी जगह रह जाएगी जहां बस गई है। प्रमोद ने जल्दी से पूछा, पर बाबा, ये सब हुआ क्यों? तांत्रिक ने गहरी सांस ली और बोला, जिस रास्ते से तुम आए
वो रास्ता इंसानों के लिए नहीं है। ये नागपुर खेड़ा नहीं, शापित भूमि है। यहां जो भी आता है वो दोबारा वापस नहीं जाता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, पर हम तो रोज इसी रास्ते से आते जाते हैं, पहले कभी कुछ नहीं हुआ। तांत्रिक हल्का सा मुस्कुराया। पहले तुमने कभी इसे महसूस नहीं किया क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं थी, लेकिन आज तुमने उनकी हद पार कर दी। प्रमोद लगभग रोते हुए बोला, बाबा अब क्या करें? तांत्रिक ने अपने गले से एक ताबीज निकाला और मेरी ओर बढ़ाया। इसे पकड़ो और बिना रुके उस दिशा में चलते जाओ जहां से सूरज निकल रहा है। अगर तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर देखा तो तुम्हारी आत्मा भी इस धरती में दफन हो जाएगी। मैंने ताबीज कसकर पकड़ लिया। प्रमोद ने मेरी बाजू पकड़ ली। उस्ताद चलें? मैंने गहरी सांस ली और तांत्रिक को देखा। वो अब मंत्र बड़बड़ा रहा था। प्रमोद जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसका शरीर अकड़ने लगा था। मैंने घबराकर उसे झकझोरा, प्रमोद उठ, देख मत। लेकिन उसकी आंखें अब भी ऊपर की तरफ थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानों के देखने लायक नहीं था। हवा अचानक तेज हो गई थी। चारों तरफ धूल उड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी भंवर में फंस गए हों। मेरे कानों में तांत्रिक की बात गूंज रही थी, अगर पीछे मुड़कर देखा तो आत्मा इसी धरती में दफन हो जाएगी। मैंने तेजी से प्रमोद को खींचा और अपने कंधे पर डाल लिया, लेकिन अब उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। मैंने डर से अपने कदम तेज किए, लेकिन तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। रुको! वो आवाज इतनी गहरी थी कि मेरी पूरी रीढ़ सुन्न हो गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। उस्ताद मेरी मदद करो, ये प्रमोद की आवाज थी, लेकिन प्रमोद तो मेरे कंधे पर था। मैंने पसीने से तरबतर होते हुए सिर झुका लिया। अब मैं समझ चुका था कि यह सब एक धोखा है। कोई हमें रोकना चाहता है। उस्ताद मेरी मदद करो, आवाज फिर आई, लेकिन इस बार आवाज में कुछ अजीब था, जैसे कोई जबरदस्ती बोलने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिमाग सुन्न पड़ रहा था, लेकिन मैंने जमीन की ओर देखते हुए खुद को आगे बढ़ाया। हवा अब और तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन हिल रही हो, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। तभी मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी सरकने लगी। ऐसा लगा जैसे जमीन फटने वाली हो। मैंने पूरी ताकत से प्रमोद को पकड़ा और दौड़ने लगा, लेकिन मेरे पैरों में भारीपन आ चुका था, जैसे कोई उन्हें जकड़ रहा हो। अब तुम बच नहीं सकते, वही गहरी आवाज गूंजी। मेरे कान सुन्न हो गए, लेकिन मैंने खुद को रोकने नहीं दिया। मेरी आंखें अब भी जमीन पर टिकी थीं। बस नहीं रुकना था, नहीं पीछे मुड़ना था, नहीं देखना था। अचानक हवा थम गई। माहौल एकदम शांत हो गया। मैंने धीरे से सिर उठाया। सूरज की हल्की रोशनी अब सामने दिख रही थी। मुझे उम्मीद की एक किरण महसूस हुई, लेकिन फिर प्रमोद ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, उस्ताद वो देखो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी पूरी ताकत से आंखें बंद रखी। नहीं प्रमोद, मत देख। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रमोद की सांसें अचानक तेज हो गईं। उसके शरीर में झटके आने लगे। वो मेरे कंधे से नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखें अब भी पीछे की ओर देख रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपने साथ खींच रही थी। प्रमोद! मैंने उसे जोर से पकड़ लिया, लेकिन तभी उसका शरीर हवा में उठने लगा। मैंने पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे दूर जा रहा था। उसके मुंह से एक धीमी चीख निकली और फिर वो मेरी पकड़ से छूट गया और घने धुएं में समा गया। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, प्रमोद! लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, बस अंधेरा था। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं प्रमोद को बचा नहीं पाया। अचानक हवा में वही आवाज गूंजी, अब तुम अकेले हो। मैंने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। बस मैं और मेरे चारों ओर बंजर जमीन थी। लेकिन प्रमोद कहीं नहीं था। मैंने कांपते हुए अपने हाथों को देखा। वो खून से सने हुए थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये खून प्रमोद का था या मेरा। तभी मेरे सामने जमीन पर कुछ उभरा। वो तांत्रिक का ताबीज था जो उसने मुझे दिया था, लेकिन अब वो टूटा हुआ था। मैंने धीमे से उसे उठाया और तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। मैं पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन यह भागना भी कितनी देर चलेगा। मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था।
हवा मेरे कानों के पास से सरसराती हुई गुजर रही थी, लेकिन पीछे से आती उस डरावनी हंसी ने मेरे पैरों को और तेज कर दिया था। मेरी सांसें उखड़ रही थीं, पैर जैसे जमीन में धंसते जा रहे थे, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मैं नहीं जानता था कि मैं कहां जा रहा हूं, बस इतना पता था कि अगर मैं रुका तो मेरा अंजाम भी प्रमोद जैसा ही होगा। मेरे दिमाग में बस तांत्रिक की एक ही बात घूम रही थी, अगर रुके तो हमेशा के लिए फंस जाओगे। मेरे गले से पसीना टपक रहा था, लेकिन मैं भागता रहा। सामने एक टूटी फूटी सड़क दिख रही थी, शायद यही रास्ता गांव से बाहर जाने का था। मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, रुको। ये आवाज जानी पहचानी थी। मेरी दौड़ते हुए धड़कनें तेज हो गईं। ये आवाज प्रमोद की थी। मेरा दिल कांप गया, लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। मैं जानता था कि यह सिर्फ एक छलावा था, एक धोखा जिसने प्रमोद को मुझसे छीन लिया। लेकिन फिर वो आवाज और करीब आ गई, उस्ताद रुको, मैं प्रमोद हूं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी चाल और तेज हो गई, लेकिन आवाज भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ठीक पीछे दौड़ रहा हो। मेरे कानों में किसी के पैरों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन मैं नहीं मुड़ा। नहीं देखना था, नहीं रुकना था। सामने सड़क पर अब हल्की धुंध छा गई थी। मेरा मन कर रहा था कि कहीं छुप जाऊं, लेकिन छुपने की कोई जगह नहीं थी। अब मेरे पैरों में भी जान नहीं बची थी, लेकिन मुझे बस गांव से बाहर निकलना था। अचानक मेरे सामने एक पीपल का पेड़ दिखा। उसी के नीचे तांत्रिक बैठा था। वो अपनी आंखें बंद किए मंत्र पढ़ रहा था। उसके चारों तरफ लाल धागों का घेरा बना था, जैसे वो किसी चीज को रोक रहा हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई और उसके करीब पहुंच गया। जैसे ही मैंने उस घेरे के अंदर कदम रखा, अचानक पीछे से कोई जोर से चीखा, नहीं! और सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, जंगल की आवाजें रुक गईं। मैं अब भी हाँफ रहा था। तांत्रिक ने धीरे से आंखें खोली और मेरी ओर देखा। मैंने घबराई हुई आवाज में पूछा, प्रमोद कहाँ है? तांत्रिक कुछ देर तक शांत रहा, फिर गहरी आवाज में बोला, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। नहीं, मैंने उसे देखा था, मैंने उसकी आवाज सुनी थी। तांत्रिक ने गहरी सांस ली। तूने उसका शरीर देखा था, आत्मा नहीं। जो यहां एक बार फंस गया वो कभी वापस नहीं आता। मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक सवाल था, अब मैं क्या करूं बाबा? तांत्रिक ने अपनी भभूत उठाई और उसे मेरे माथे पर लगाया। सूरज निकलने से पहले इस गांव से निकल जा, तभी तेरा बचना संभव है, वरना तू भी उनका हिस्सा बन जाएगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे अब भी भरोसा नहीं हो रहा था कि मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था, लेकिन अब समय कम था। मैं जानता था कि अगर मैं नहीं निकला तो मेरी आत्मा भी इस गांव में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। मैंने गहरी सांस ली और गांव से बाहर जाने का रास्ता पकड़ लिया, लेकिन सवाल अब भी मेरे दिमाग में घूम रहा था, क्या सच में मैं बच पाऊंगा? मैं अब गांव से बाहर जाने वाली पगडंडी पर भाग रहा था। सूरज निकलने में ज्यादा वक्त नहीं बचा था, लेकिन मेरी धड़कनें अब भी तेज थीं। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, अगर सूरज निकलने से पहले मैं यहां से नहीं निकला तो मैं भी उन आत्माओं में शामिल हो जाऊंगा। पीछे से तांत्रिक की आवाज आई, रुकना मत, पीछे मत देखना। लेकिन अब मेरी हालत जवाब दे रही थी। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी, लेकिन मुझे चलना था, आगे बढ़ना था। तभी पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, उस्ताद तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? यह आवाज सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप गया। ये प्रमोद की आवाज थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं, लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। मैं जानता था कि यह सिर्फ एक धोखा था, एक छलावा। लेकिन फिर आवाज और करीब आ गई, उस्ताद मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता। अब वो आवाज मेरे कानों के ठीक पास थी, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा। नहीं देखना है, नहीं रुकना है। मेरे सामने अब गांव का आखिरी मोड़ दिख रहा था। अगर मैं इसे पार कर गया तो मैं बच सकता था। लेकिन तभी मेरे ठीक सामने वही घूंघट वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह झुलसा हुआ था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, तुम बचकर नहीं जा सकते। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मैंने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। ठंडा बर्फ जैसा हाथ। मेरी पूरी रीढ़ में एक झुरझुरी दौड़ गई। पीछे से धीमी फुसफुसाहट आई, अब तुम भी हमारे हो। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी,
लेकिन तभी सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी। एक जोरदार चीख गूंजी। ऐसा लगा जैसे पूरी धरती हिल गई हो। मेरे कंधे से वो ठंडा हाथ हट चुका था। मेरे सामने खड़ी वो औरत अब हवा में घुल रही थी। उसकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं, लेकिन मैं अब और नहीं रुका। मैंने पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। जैसे ही मैंने गांव की सीमा पार की, अचानक मेरे आसपास की हवा शांत हो गई। सब कुछ सामान्य लगने लगा। मैं हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जिंदा था, लेकिन प्रमोद वो नहीं था। मैं रोने लगा, लेकिन तभी मेरे सामने जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज पड़ी थी। वो वही तांत्रिक का ताबीज था जो प्रमोद ने पकड़ा था। मैंने उसे धीरे से उठाया और तभी हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, उस्ताद, अब तुम सुरक्षित हो। मैंने आंसू पोंछे और आसमान की ओर देखा। सूरज पूरी तरह निकल चुका था और मेरे साथ प्रमोद की यादें हमेशा के लिए रह गईं। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। अगली हॉरर कहानी किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।